तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। आज मैं आपको लेके चलूँगा गुजरात के बहुत बड़े शहर बड़ौदा में, जिसको वडोदरा भी कहते हैं, लेकिन उसका मुंबई के अंडरवर्ल्ड कहो या पॉलिटिकल नेक्सस कहो या बहुत बड़े बड़े लोगों से बहुत नज़दीकी तल्लुक़ थे। बहुत अंदर से वो मुंबई के पावर ब्रोकर्स नेताओं के साथ मिला हुआ शख्स था, जिसने अपनी क्राइम के 2-2.5 साल की ज़िंदगी में 18 के करीब संगीन क्राइम किए। इतना बड़े लेवल पे उस आदमी ने इतने से छोटे से समय में जितना उसने क्राइम में काम किया, जिसको हम कह सकते हैं, वो शायद मैंने कभी पूरी अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं देखा। 2 साल में 18 मर्डर जैसे क्राइम, उसके अलावा एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली, सेटलमेंट और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। कमाल है उस आदमी का कि जिसको बहुत तगड़ा बगड़ा आदमी नहीं था, 5 फुट 6 इंच हाइट और बड़ा नॉर्मल किस्म का आदमी, छोटी छोटी दाढ़ी रखना, देखने में एक कोई स्कूल मास्टर या प्रोफेसर किस्म का आदमी लगता था। लेकिन इतने बड़े काम जो गुजरात की हिस्ट्री में शायद पहले कभी नहीं हुए थे, वो काम उस शख्स ने किए, जिसका नाम था राजू रिसालदार। देखिए, मैंने भी ये नाम सुना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना खूंखार किस्म का, इतना बड़ा प्लानर। और मज़े की बात यह है कि वो आदमी कभी पकड़ा नहीं गया। इतने क्राइम करने के बाद भी उसका नाम जरूर आया कुछ केसेस में, लेकिन उनमें पकड़े गए, सज़ा काट रहे हैं, जेल काट रहे हैं, या पुलिस एनकाउंटर में लोग मारे गए, वो सब दूसरे लोग थे, उसके गैंग के मेंबर या हायर्ड किलर। लेकिन इस शख्स का डायरेक्ट नाम, सवाए एक केस को छोड़ के, जिसकी केस से उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत गंभीर किस्म का एक किस्सा है। इसको बड़े ध्यान से सुनिए। इतनी लंबी फहरिस्त है उसके जराइम की। इसको 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर करते तो शायद इस किस्से के साथ इंसाफ नहीं होता। तो मैं सब बात करना हो राजू रिसालदार, बड़ोदरा का रहने वाला, पूर्वजों के ज़माने से वडोदरा में सेटल्ड फैमिली। आपको याद होगा कि पहले जो बॉम्बे स्टेट हुआ करती थी, जिसके मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस ज़माने में जो पूरा महाराष्ट्र था आज का, ये सब इसकी जो हद थी वो बड़ौदा तक जाती थी। और बड़ौदा पे गायकवाड़ परिवार, जो मूल रूप से मराठी था, उनकी हुकूमत राज चलता था, महाराजा ऑफ बड़ौदा। खैर, तो उस दौर से जो महाराष्ट्रियन लोग वडोदरा में सेटल्ड हैं इतने सालों से, तकरीबन 65% आबादी जो वडोदरा की है वो महाराष्ट्र के मूल के लोगों की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ा क्लाउट मराठा कम्युनिटी का वडोदरा शहर में होगा। तो उसी परिवार से ये यंग लड़का जो है वो वडोदरा में पैदा हो के कैसे इतना बड़ा क्रिमिनल बना, ये बहुत हैरत अंगेज़ किस्सा है। उस लड़के में का जब मैंने स्टडी किया पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से, कोई इंटरनेट पे ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती, कोई ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं है, कुछ ज़्यादा कि बहुत कम है। तो मुझे हैरानी हुई कि उसकी ज़िंदगी जो है वो एक तरफ तो दाऊद इब्राहिम की अर्ली एज से बहुत मिलती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दाऊद इब्राहिम का जो फादर था वो मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल था। उसी तरह राजू रिसालदार का फादर गुजरात पुलिस में हेड कांस्टेबल था, उसका नाम था अरविंद रिसालदार। उसके घर में एक पुलिस के
कांस्टेबल के घर में, सिपाही के घर में राजू का जन्म होता है। और ये शख्स 10वीं जमात तक बढ़िया अच्छी तरह स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद इसके घर के पास एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी जिसमें कहार लोगों की बस्ती थी। कहार लोग जो हैं वो थोड़ा लाठ चलाने वाले लोग होते हैं, लड़ने भिड़ने के लिए बहुत मजबूत, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि मेहनत का काम करते हैं। तो उस इलाके के लड़कों से इस आदमी की स्कूल से पास आउट करने के बाद छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े होने लगे, मारामारी होने लगी। जैसे दाऊद की इनिशियल एज में पुलिस वाले इसलिए छोड़ दिया करते थे छोटे मोटे झगड़ों में कि चलो ये हमारे एक कुलीग का बेटा है, तो इसी तरह बड़ोदरा पुलिस के जो लोग कभी जब पकड़ा जाता था छोटे मोटे झगड़े दंगे में, तो पुलिस वाले इसको वार्निंग दे के छोड़ दिया करते थे कि ये हमारे दादा, इसके बाप को दादा कहते थे लोग ज़्यादा, कि दादा के बेटा है, 2 थप्पड़ मारने छोड़ देना। तो उससे इस शख्स का हौसला बढ़ता गया और उसके बाद इसने दिल में जो एक वो बात रखी, वो छोटा राजन की ज़िंदगी से बहुत मिलती है। आपको सबको मालूम है कि बहुत बार मैं भी बयान कर चुका हूँ, पूरा नॉलेज है, पब्लिक नॉलेज में है कि छोटा राजन सहकार सिनेमा पे तिलक नगर में टिकटों की ब्लैक किया करता था और वही काम राजू रिसालदार ने किया। कहार लोग पहले वहाँ पे ये टिकटों का ब्लैक का काम करते थे। शारदा थिएटर है बड़ोदरा में, तो वहाँ पे इस आदमी ने अपनी वो लड़ाई जारी रखते हुए अपना पैरेलल फिल्म की टिकटों की ब्लैक का धंधा शुरू कर दिया और कहार लोगों से मारामारी होनी और वहाँ से इसको अपना गैंग बनाना पड़ा। इसने महाराष्ट्र मूल के 10-12 लड़के इकट्ठे करके एक अपना गैंग बना लिया और कहार गैंग के सामने खड़ा होकर इसने बड़े ज़ोरों शोरों से टिकटें ब्लैक करने का धंधा जारी कर दिया, चालू कर दिया। उसमें इसके 2 खास जो जोड़ीदार थे, उनमें से एक था राजू पवार और दूसरा था बलवंत सलास्कर। और सलास्कर इसका दोस्त भी था, गैंग मेंबर भी था, लेकिन इसका जीजा भी था। इसकी एक बहन की शादी उस बलवंत सलास्कर से हुई थी। तो वो इतना कोई क्रिमिनल माइंडेड नहीं था, लेकिन क्योंकि रिश्ते से बंधा हुआ था राजू रिसालदार के साथ, तो बहुत से केसेस में उसको पुलिस वाले बाद में जब जो बहुत नामचीन खतरनाक बदमाश बन गया तो उसका नाम भी केस में साथ में जोड़ दिया करते थे। अब उसका मैं आपको एग्जांपल सुनाऊंगा आपको। तो वहाँ से टिकट ब्लैक करते करते इस आदमी का संबंध बनता है। एक मिस्टर घटके हुआ करते थे वहाँ पे, घटके महाराष्ट्र के मूल के थे वो शिवसेना के बड़ोदरा में प्रमुख हुआ करते थे। बाल ठाकरे का ज़माना था, शिवसेना में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और शिवसेना शुरू से ही एक जिसको बोलते हैं एक आस्था जैसा एक बना हुआ है महाराष्ट्र के लोगों के लिए। बाल ठाकरे आइकॉनिक फिगर थे, उनकी पार्टी में काम करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, आज भी मानते हैं लोग। तो खैर, तो इस शख्स ने अपना क्लाउट जो था और अपनी कम्युनिटी में अपनी जगह मजबूत करने के लिए इसने शिवसेना ज्वाइन किया और बहुत जल्दी जो घड़के थे उनको हटा के खुद शिवसेना का चीफ बन गया। उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, तो इसने मुंबई आके बाल ठाकरे को मिलके और शिवसेना के दूसरे लोगों को मिलके, जिनमें इसके सबसे खास मित्र हुआ करते थे रमेश मोरे, वो जिक्र भी मैं आपको कल के एपिसोड में करूँगा कि कैसे मोरे की मदद से ये आदमी 2 साल में इतना बड़ा शख्स बन गया बड़ोदरा में। तो शिवसेना में आने के बाद अब अपना जो एक अहमियत बनानी थी, उसके लिए इस आदमी ने जो उस ज़माने में जो महाराष्ट्र में हो रहा था, मुंबई में हो रहा था, 91 की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो यहाँ पे हो रहा था ट्रेड यूनियनिज़्म,
बड़ी बड़ी मिलों में, फैक्ट्रियों में शिवसेना की यूनियन बन रही थी, कामगार सेना। इसने वहाँ बहुत बड़े लेवल पे वडोदरा में वो यूनियन बनाने का काम किया। वहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी, न्यू इंडिया फैक्ट्री, जो कैमरास बनाते थे या कैमरास के कुछ पार्ट्स बनाते थे। तो न्यू इंडिया कंपनी में स्ट्राइक हुई, वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। हिंद मजदूर संघ जो दूसरी पार्टी का था, उसके नेता जो थे उस स्ट्राइक के, उस संघ के, मजदूर संघ के, वो भी महाराष्ट्र मूल के थे। तो उनके साथ इनका पैरेलल एक यूनियन खड़ी की गई शिवसेना की मैनेजमेंट के साथ मिलके। मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि ये जो स्ट्राइक है वो ज़्यादा लंबी चले, इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए इस नए लड़के का बढ़ता हुआ क्लाउड देख के मैनेजमेंट ने इसको एक तरीके से हायर किया कि आप आइए हमारी प्रेमाइसेस में और थोड़े बहुत वर्कर हम देते हैं, और एक आप पैरेलल जो एक यूनियन है वो बनाइए, ताकि पुरानी यूनियन को यहाँ से निकाला जा सके। उसी जो पैरेलल यूनियन थी उसके लीडर थे निम्बालकर। तो निम्बालकर काफ़ी सीनियर ट्रेड यूनियनिस्ट थे, वर्कर्स में उसकी काफ़ी पहल थी। तो जब कुछ दिनों तक, महीनों तक इंतज़ार नहीं किया राजू रेसालदार ने, जब कुछ दिनों तक इसकी पैंट नहीं बन रही थी, वर्कर लोग इसके साथ आने को तैयार नहीं थे, तो इसने अपने आदमियों के थ्रू निम्बालकर पे जानलेवा हमला करवाया और उनको मार दिया। वो पहला मर्डर था इस आदमी के कैरियर का जो इसने अपने साथियों से करवाया। अब निम्बालकर के मरने के बाद जितनी और यूनिट्स थी वडोदरा में, बड़ी बड़ी का फैक्ट्री, उनके जो मालिक थे, जिनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम वर्कर के साथ चल रही थी, उन लोगों ने राजू को अप्रोच करना शुरू किया। ये 91 की बात है, 1991 की। जून से तकरीबन इसका ग्राफ शुरू होता है और 91 ख़त्म होते होते ये आदमी वडोदरा का नंबर 1 बदमाश बन जाता है। कैसे? उसमें 2 बड़े केस होते हैं। उसके बाद एक वहाँ पे आईटीसी फैक्ट्री थी, इंडियन टोबैको कंपनी, जो गोल्ड फ्लेक्स समथिंग, कोई सिगरेट का कोई ब्रांड वो लोग बनाते हैं। वहाँ पे इसी किस्म की स्ट्राइक का मुद्दा आया। तो वहाँ पे फिर इसके लोगों ने जाके, डर तो पहले ही हो गया था कि उन्होंने इतने बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट को मरवा दिया, यहाँ भी मरवाएंगे, तो वहाँ पे स्ट्राइक ख़त्म करवाई गई। फिर एक गोल्डन टोबैको कंपनी हुआ करती थी एयरपोर्ट के नज़दीक रोड पे, जो वडोदरा की बाउंड्री जहाँ से शुरू होती है मुंबई की तरफ से जाएं तो वहाँ पे उस फैक्ट्री में भी इन लोगों ने करवाया। एक बाल बीयरिंग बनाने की एक फैक्ट्री थी, जहाँ पहला केस बाल बीयरिंग फैक्ट्री का था, जहाँ पे निम्बालकर का मर्डर हुआ। उसके बाद न्यू इंडिया का केस हुआ, उसके बाद गोल्डन टोबैको का हुआ, उसके बाद आईटीसी का हुआ। तो ये 4 बड़ी कंपनीज की पुराने वर्करों की हड़ताल ख़त्म करवा के, उनकी यूनियन ख़त्म करवा के, इन 4-5 बड़ी कंपनीज में राजू रिसालदार की यूनियन चलने लगी। हज़ारों वर्कर इसके साथ हो गए। उनका जो चंदा था वो यूनियन लीडर आने लग गया। पैसों की कमी नहीं रही। तो इस आदमी ने जिस अपनी सोसाइटी में रहता था, वहीं पे एक छोटे से, जिसको फोर्ट्रेस कहते हैं, एक किला नुमा अपना एक जगह बनाई, रेसिडेंस कम ऑफिस। वहाँ पे दरबार लगने शुरू हो गए और इतनी फॉलोइंग हो गई शहर में कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर थे उनको इसकी ज़रूरत पड़ने लगी। और वो दौर था, अब जो एक बड़ा जो एक चेंज आती है इस आदमी के क्राइम ग्राफ में, वो किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। गुजरात में उस समय चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे। वो कोलिशन सरकार चला रहे थे। वो जनता दल था, जो जनता मोर्चा था, वो तो उसका और बीजेपी की मदद से सरकार चल रही थी। पहले वो कांग्रेस में थे,
बाद में फिर कांग्रेस में आ गए थे। तो उनकी सरकार को कुछ खतरा था। वहाँ पे सबसे बड़े कांग्रेस लीडर जो थे वडोदरा के, उनका नाम था अशोक भोगीलाल। अशोक भोगीलाल बहुत बड़े एक पावर ब्रोकर थे। बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर जो थे उसको मनी बैग भी कहा जाता था। पूरी गुजरात में कांग्रेस की फंडिंग को कंट्रोल करते थे ये अशोक भोगीलाल। उनके पास कोई भी बड़ा लीडर हो, शरद पवार हो या अहमद पटेल उस समय यंग था काफ़ी, या पुराने ज़माने के जितने कांग्रेस के लीडर थे वो सब वडोदरा में उनके घर में हाज़िरी लगवा के जाया करते थे। इतने बड़े आदमी थे। तो कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि चिमन भाई पटेल को यहाँ से निकाला जाए। उसके चक्कर में जो 35 कांग्रेस के एमएलए जो थे, उनमें से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के कुछ एमएलए और चिमन भाई पटेल की पार्टी के कुछ एमएलए, कुल मिला के 30 एमएलए अशोक भोगीलाल ने अपने हक में कर लिए, पैसा दे के या उनको लालच दे के कि हम सब मिल के चिमन भाई पटेल की सरकार गिराएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो चिमन लाल पटेल की कुर्सी को खतरा था। चिमन भाई पटेल बहुत शेड्यूल पॉलिटिशियन थे। उन्होंने वडोदरा में अशोक भोगीलाल के पर काटने के लिए पुलिस की या एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प नहीं ली, उन्होंने हेल्प ली राजू रिसालदार की। राजू रिसालदार से अंदर खाते मीटिंग्स हुई और इसको काम दिया गया कि किसी तरह से अशोक भोगीलाल को रास्ते से हटाना है, नहीं तो मेरी सरकार चली जाएगी। तो उस शख्स ने देखिए इतनी बड़ी हिम्मत करके, इतना बड़ा आदमी, उसका अपना एक हायर्ड किलर यूपी से जिसका नाम था पारेश चौहान, उसको हायर किया, उसको हथियार दिए और आदमी दिए। और जिस दिन वो अशोक भोगीलाल बड़ोदरा से मुंबई आने की तैयारी में थे, ट्रेन में, बड़ोदरा से ट्रेन चल रही थी सुबह उनकी 8:30 बजे, डीलक्स को आती थी वहाँ से ट्रेन। वो अपनी गाड़ी में अपने दोस्त के साथ कृष्णा स्वामी, उसके साथ वो स्टेशन पे पहुँचते हैं और जैसे ही अपनी गाड़ी से निकलते हैं प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, तो ये पारेश चौहान और उनके ऊपर गोलियां चलाता है और उनको स्टेशन पे ही मार दिया जाता है। ये बहुत बड़ा सेंसेशनल मर्डर था वडोदरा में, पॉलिटिकल मर्डर। और वो उस शख्स का जिसके सामने बड़े बड़े लोग सर झुकाते थे। और ये 91 के एंड की बात है। तो 6 महीने के अंदर अंदर राजू रिसालदार इतना बड़ा आदमी बन गया। मैंने कहा बॉम्बे अंडरवर्ल्ड से उसके ग्राफ बहुत मिलता है। इसी किस्म का एक अंडरवर्ल्ड की फिगर मुंबई में हुआ करता था, बाबू रेशम, जिसको कांग्रेस ने दत्ता सामंत की स्ट्राइक और शिवसेना के यूनियन के साथ लड़ने के लिए एक ट्रेड यूनियन लीडर बनाया। और उसके साथ साथ उसको जब नहीं बात बनी तो किसी कारणों से उसका मर्डर होता है लॉकअप के अंदर, अग्रीपाड़ा लॉकअप में। उसको भी अंदर खाते कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मर्डर ही कहा जाता था। तो वो देखिए एक शख्स जिसका डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं है, वो इतने बड़े बड़े लोगों के ट्रेड यूनियन लीडर बन गया, दत्ता सामंत की तरह। मुंबई में दत्ता सामंत, उनका बाद में मर्डर होता है। तो सब लोगों के कैरेक्टर्स मुंबई के अंडरवर्ल्ड के, वो उस अकेले आदमी में थे जिसका नाम था राजू रिसालदार। और कल के एपिसोड में आपको सुनाएंगे कि इतनी बड़ी ताकत बनने के बाद आने वाले 1.5 साल में उस शख्स ने और क्या क्या किया और कैसे उसको जून 1993 में उसको पुलिस ने ढेर किया। ये किस्सा आपको दूसरे पार्ट में सुनाएंगे, इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।